हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज से हम क्लास 12th केमिस्ट्री लेसन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। 2024-25 का ये बैच है। और आप लोग कमेंट करते हैं कि क्या सर ये यूपी बोर्ड के अलावा कोई और भी पढ़ सकता है। देखिए, यूपी बोर्ड तो मैं करा ही रहा हूं, साथ में आप कहीं से भी हो, चाहे तो आप राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो। यानी कि आज की वीडियो जो है, मैं जितना भी पढ़ाता हूं, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, ऑल हिंदी बोर्ड्स के लिए कराता हूं। ठीक है ना? ऑल हिंदी बोर्ड्स। ठीक। आप ये समझ लीजिएगा, किसी भी बोर्ड से हो, आप बस हिंदी बोर्ड से हो तो आप इसकी पढ़ाई कर सकते हो। ओके। चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में, जिसका नाम है आपका विलियन। पहला चैप्टर है, जो कि है आपका, ये देखिएगा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम दिखाई, ये पहला चैप्टर क्या है, विलियन है। ये देखिएगा कितना सुंदर सा चित्र मैंने लिया है यहाँ पर, विलियन की हम बात करेंगे। ओके। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, विलियन से पहले यहाँ पर दो मिश्रण के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है? मिश्रण, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। इनको समझिएगा पहले। मैं आपको यहाँ पे देखिएगा, विलियन पढ़ाने से पहले मैं आपको पहले मिश्रण, मिश्रण क्या होता है, यानी कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिला दें। ठीक है? दो या दो से अधिक पदार्थों को मैं क्या कर दूं, पदार्थों को मिक्स कर दिया जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का मतलब किसी भी अनुपात में मिला दो। ठीक है? किसी भी अनुपात में जब हम किसी भी चीज को, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देते हैं, तो वो मिश्रण बन जाता है। आपने नमकीन खाई होगी, नमकीन में भी एक मिक्सचर आती है, उसमें खट्टा मीठा सारी नमकीन, मोटे दाल से सब मिली रहती है, वो भी मिक्सचर है। ठीक है? ऐसे ही मिश्रण के साथ में, जब आप केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, एक यौगिक, यौगिक भी ऐसा ही होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं, लेकिन एक इसमें एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तब यौगिक बनता है। जैसे कि जल, जल में क्या होता है, एक हाइड्रोजन H2O इसका वो होता है, तो हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु जब मिलाया जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन का दो अनुपात लेंगे, ऑक्सीजन का एक अनुपात, जब उसको मिला दिया जाएगा तब आपका जाके बनेगा वाटर। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कि इसमें भी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिक्स किया जाता है यौगिक में, और मिश्रण में भी मिक्स किया जाता है। लेकिन जब यौगिक में मिक्स करते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों को, तो उसमें एक अनुपात का ध्यान रखना पड़ता है, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, मिश्रण बनाते समय हम किसी भी चीज को निश्चित अनुपात में नहीं मिलाते हैं। जैसे कि हमने क्या करा, हमने यहां पर लिया जल, और जल में क्या लिया हमने, चीनी ली, और चीनी के साथ साथ इसमें क्या ले लिया हमने, नींबू भी मिला दिया। तो एक बना बना के तैयार हो गया हमारा शरबत। अब शरबत में कोई चीनी अपने अकॉर्डिंग, कोई ज्यादा मीठा पिएगा, कोई कम मीठा पिएगा, कोई ज्यादा खट्टा पिएगा, नींबू मिलाएगा कोई, तो इसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि नींबू इतना ही मिलाया जाएगा। पूरे इंडिया में सभी लोग शरबत बनाते हैं, तो क्या वो एक जैसा ही मीठा रहेगा, या उसमें सभी लोग एक जैसा ही नींबू डालते हैं? तो मतलब नहीं, क्योंकि उसमें सब अपने अकॉर्डिंग, अपने स्वाद अनुसार, कोई उसमें नमक भी डालता है, कोई काला नमक, कोई कैसा नमक डालता है। ठीक है? तो मिश्रण और यौगिक इस तरह से डिफाइन करते हैं कि मिश्रण में भी दो या दो से अधिक चीजों को मिलाया जाता है, यौगिक में भी, लेकिन यौगिक में निश्चित अनुपात में, और इसमें मिश्रण में किसी भी अनुपात में मिला देते हैं। यहीं से आगे बात चलती है, आपका दो तरह के मिश्रण होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण, जैसे कि आपने क्या लिया, पानी लिया, और पानी में आपने क्या करा, नींबू मिला दिया। नींबू मिलाने के बाद क्या होगा, क्या वो पानी और नींबू अलग अलग दिखाई देगा? उसमें नहीं दिखाई देगा। तो उसमें जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर उनकी प्रावस्थाओं को हम अलग अलग ना देख पाए, अर्थात उनको अलग अलग आसानी से ना कर पाए, तो वो समांगी मिश्रण होगा। जैसे दूध में हम क्या करते हैं, पानी मिला दें, तो क्या दूध और पानी अलग अलग दिखाई देगा? देखने मात्र से नहीं पता चलेगी। दूध में मैं चीनी घोल दूं, क्या वो अलग अलग दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। लेकिन जब मैं दूध में कंकड़ मिला, पानी में कंकड़ मिला दूं,
या पानी में मान लीजिए मैं रेत मिला दूं, तो वो क्या होगा, रेत अलग दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई दे जाएगा, हाँ इसमें रेत या कंकड़ मिट्टी पत्थर बालू इत्यादि पड़े हुए हैं, तो वो बन जाएगा आपका विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा। ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि पानी में मैंने चीनी मिला दिया, नींबू मिला दिया, अब वो देखने में तो पानी जैसा ही लगेगा। पानी में आपने क्या करा, एल्कोहल मिला दिया, देखने में एक जैसा ही लगेगा, लेकिन आप उसको बता नहीं सकते हो। ठीक है, क्या उसमें कुछ अलग है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में पानी भी रहता है ना, उसमें सोडा वाटर रहता है, तो वो सब क्या मिक्स कर दिया जाएगा तो उसमें दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे कि देखिएगा, चीनी का घोल, नमक का घोल, कॉपर सल्फेट का घोल, समुद्री जल, शराब, पानी, ये इत्यादि, पेट्रोल, तेल, ये सब सोडा वाटर, ये सभी क्या है, आपका समांगी मिश्रण है, इनमें आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, प्रावस्थाएं अलग अलग दिखाई नहीं देंगी। लेकिन ऐसे पदार्थ जिनमें अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे कि आपने एक कांच का गिलास लिया, उसमें क्या करा, जल डाल दिया, और उसमें थोड़ा सा आपने क्या करा, कंकड़ डाल दिए, उसमें थोड़ा सा आपने क्या करा, रेत डाल दिया। ठीक है, तो ये सारा जो मिश्रण बनेगा वो विषमांगी होगा, क्योंकि उसमें दोनों पदार्थों को देखा जा सकता है, जो मिलाए जा रहे हैं उन पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है। एक और चीज, आपने जल लिया, जल पर तेल की बूंद ऊपर ऊपर तैरती है, घुलती नहीं है, तो जल और तेल का मिश्रण भी आपका विषमांगी मिश्रण होगा। बात समझ में आ गई। अब यहां से हम इतनी मूड खप्पी क्यों कर रहे हैं, इसको समझाने के लिए देखिएगा, यहां पर देखिए, ये यहां पर लिया है, जैसे कि नमक लिया है और यहां पर पानी है, नमक और पानी को अलग अलग नहीं देखा जा रहा है, तो ये आपका समांगी मिश्रण होगा। ओके, तो इसमें पानी में आपने क्या करा, शक्कर चीनी मिला दी, तो ये भी आपका समांगी मिश्रण होगा। ये देखिएगा, यहां पर आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, चौक पाउडर जब हमने उसमें मिलाया तो अलग अलग दिखाई दे रहा है, पानी में व्हाइट व्हाइट अलग दिखाई दे जाएगा, तो ये आपका विषमांगी मिश्रण होगा। ठीक है, विषमांगी मिश्रण होगा। और ये जल है, जल में आपका तेल की बूंद ऊपर ऊपर दिखाई देती है, तो ये आपका, ये भी विषमांगी मिश्रण होगा। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारा आता है विलयन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है विलयन, चैप्टर का नाम भी तो विलयन है। आखिर ये विलयन होता क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए, इसको समझने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है, कि हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दें, और मिलाने पर वो कैसे मिलाएं, समांगी तौर पर मिलाएं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों को, पदार्थों के समांगी विलयन को, समांगी मतलब क्या है, समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। समांगी मतलब क्या है, जैसे कि आपने जल में एक नींबू निचोड़ दिया, घोल दिया, दिखाई देगा नींबू अलग अलग, नहीं दिखाई देगा, तो वो विलयन बन गया। जल में आपने चीनी ली, घोल दी, वो क्या बना, समांगी मिश्रण हो गया, क्योंकि जल और चीनी को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, तो वो विलयन बन जाएगा। क्या जल में मैं रेत घोल दूं तो क्या वो विलयन बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जल में रेत अलग दिखाई दे जाएगा, तो मतलब वो विषमांगी हो जाएगा, और विषमांगी से विलयन कभी नहीं बनेगा। तो समझ में आ गया। तो क्या है कि दो या दो से अधिक अवयवों के, या अवयवों का मतलब क्या है, पदार्थों के, ठीक है ना, बात समझ लेना, पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन। समांगी का मतलब, समांगी और विषमांगी में क्यों पढ़ा रहा था, अब समझ में आ गया। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे नमक और पानी का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है, और यह एक विलयन का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि पानी, पानी और क्या करें हम, चीनी, पानी और चीनी का जो मिश्रण है वो कैसा होता है, समांगी होता है, तो वो भी एक विलयन का उदाहरण है। ओके, चलिएगा। विलयन में दो चीज होती है भाई, विलयन में दो चीज होती है, यहां पर समझिएगा। विलयन जी, यहां पर आपका, जैसे कि हमने यहां पर क्या करा, चीनी, चीनी हमने ली और उसको पानी में मिक्स कर दिया, तो इस तरीके से आपका एक क्या बन जाएगा, ये शरबत बन के तैयार हो गया। तो शरबत क्या है, एक प्रकार का विलयन होगा, शरबत आपका क्या होगा, विलयन होगा। अब ध्यान से समझिएगा, विलयन में दो चीज होती हैं। विलयन बोले तो सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन में दो चीज होंगी, एक होगा सॉल्वेंट और एक होगा सॉल्यूट। सॉल्यूट, सल्यूट मत समझ लेना, सल्यूट, सल्यूट नहीं है, सॉल्यूट। ये क्या है, ये है विलेय। आप ऐसा समझिएगा, विलयन में दो चीज मिलेंगी, एक मिलेगा आपका विलेय और एक मिलेगा विलायक। जैसे कि विलेय से नाम पता चल रहा है, हमने क्या लिया है, पानी लिया है और पानी में चीनी को घोला, तो चीनी घुलेगी पानी में या पानी घुलेगा चीनी में? नहीं, चीनी घुलेगी। चीनी तो क्या होगी, घुलेगी। चीनी क्या होगी, ये चीज क्या होगी आपकी, घुलेगी। ठीक है, और किस में घुलेगी, जल में घुलेगी। किसमें, जल में घुलेगी। तो जिस पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ घुलेगा, यानी कि जो घुलने वाला जो पदार्थ है उसको हम विलेय कहेंगे। ये क्या है, घुलने वाला पदार्थ। घुलने वाला पदार्थ जो होता है भैया रे, वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। और जो जिसमें घुलता है, जल में घुल गया, तो वो जल क्या कहलाएगा, आपका विलायक कहलाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो विलयन में दो चीज होती हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय कौन सा होता है, वह घटक, विलयन का वह घटक जो विलीन, यो जो घुलता है। ठीक है, विलीन मतलब घुलता है, जो विलीन होता है अर्थात जो घुलता है। ठीक है, जो लिखा हुआ है अर्थात जो घुलता है उसे हम विलेय या सॉल्यूट कहते हैं। जैसे कि जल में नमक घोलने पर, नमक जो है जल में विलीन अर्थात घुल जाता है, तब हम कहेंगे कि नमक जो है आपका विलेय है। नमक क्या होगा, विलेय होगा। बात समझ में आ गई? चलिएगा, अब आते हैं विलायक। ठीक है, अब यहां पर देखिए सॉल्ट में एक चीज समझ लीजिएगा, नॉर्मली, नॉर्मली समझ लीजिएगा, जो अल्प मात्रा में, विलेय क्या है, जो पदार्थ, जो पदार्थ, पदार्थ कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में। ठीक है ना, कम मात्रा में। विलेय की हमेशा क्या होती है, विलयन में कम मात्रा पाई जाती है। जैसे कि हम शरबत ही ले लो, शरबत बना रहे हैं, शरबत में हम क्या करते हैं, चीनी घोलते हैं। तो पानी तो 1 लीटर लेंगे, तो 1 लीटर में आप 1 किलो चीनी तो नहीं डालोगे ना, उसमें आधा किलो चीनी से काफी मीठा हो जाएगा, 250 ग्राम चीनी से काफी। तो पानी ज्यादा है, चीनी कम है, चीनी घुल रही है, चीनी विलेय होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं विलायक। आखिर विलायक क्या होता है उसको समझते हैं, विलायक। ठीक है, विलायक, विलायक को समझिएगा, विलायक क्या है, विलयन का वह घटक जिसमें विलेय घुलते हैं। ध्यान से समझिएगा, वह घटक जिसमें विलेय घुलते हैं अर्थात वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है। बात समझ में आ गई? अधिक मात्रा में होगा, या जो किसी पदार्थ को अपने अंदर विलीन करता है अर्थात घुलता, घोल लेता है। ठीक है, तो उसको हम विलायक, सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे जल में नमक घोलने पर नमक जल में विलीन हो जाता है अर्थात जल विलायक है, अर्थात जल विलायक घटक है अर्थात विलायक है, क्योंकि नमक जो है जल में घुल रहा है। ठीक है, तो नमक तो है आपका विलेय, नमक क्या है आपका विलेय होगा, और जल क्या है आपका विलायक होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, विलयन के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, तनु विलयन। ठीक है, सांद्र विलयन, इनको हम सीख लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे की बात करेंगे। ठीक है, अब आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को आप ऐसा समझिएगा, मेरी तरफ देखिए, सभी लोग यहां पर देखिए, आप ऐसा समझिएगा, आपने क्या लिया, एक गिलास लिया। ठीक है, अब गिलास में आपने, देखो कल्पना करो, एक गिलास लो, गिलास में आप क्या करो, पानी लो, पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दो, घोल दो, घुल जाएगी। फिर आप दूसरी चम्मच लो, डाल दो, घोल दो, घुल जाएगी। ऐसे ही आप हर मिनट पर, हर 1 मिनट पर 1 चम्मच चीनी डालते रहो, तो एक समय ऐसा आएगा कि पानी जो है बहुत गाढ़ा हो जाएगा। फिर उसमें और चीनी डालो, शहद टाइप का हो जाएगा, और चीनी डालोगे, घोलते रहो, तो अब एक समय ऐसा आएगा कि पानी इतना गाढ़ा हो जाएगा कि अब उसमें जब चीनी डालोगे तो ऊपर के ऊपर रह जाएगी, अर्थात वो जब घुलेगी नहीं। तो जब वो घुलना बंद हो जाए तो उस विलयन को बोलेंगे हम संतृप्त विलयन, मतलब कि अब उसमें
कोई और पदार्थ यानी कि और विलेय पदार्थ अब उसमें नहीं घुलेगा, घुलना अब क्या हो गया, बंद हो गया। तो उस पदार्थ को, उस अवस्था को बोलेंगे संतृप्त अवस्था, अर्थात उस विलयन को बोलेंगे संतृप्त विलयन। बात समझ में आ गई कि हम जब किसी गिलास में पानी लेकर यानी विलायक लेकर उसमें जब विलेय पदार्थ डालते हैं, घोलते हैं, तो घुलता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो घुलना बंद हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। उस अवस्था को बोलते हैं संतृप्त और उस विलयन को संतृप्त विलयन। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर हिलाने पर चीनी जल में घुल जाती है। लगातार चीनी की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में डालकर विलयन को हिलाने पर चीनी जल में विलय होती रहती है, घुलती रहती है। लेकिन अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब चीनी का जल में घुलना रुक जाता है एवं चीनी विलायक के पात्र में नीचे बैठ जाती है। इस अवस्था में विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। बात समझ में आ गई। एक और परिभाषा, इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा देखिए यहां पर, वह अवस्था जिसमें निश्चित मात्रा के विलायक में और अधिक विलेय पदार्थ ना घोला जा सके तो उस अवस्था में बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, एक और परिभाषा, वह विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ घोले जा सकें तो इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो यहां से दो परिभाषाएं आपकी बनके तैयार हो गई। एक परिभाषा कौन सी है, देखिएगा यहां पे, ये तो हो गई आपकी संतृप्त, ये देखिएगा संतृप्त विलयन हो गया। और यहां पर जिसमें हम और विलेय पदार्थ ना घोला जा सके उसको बोलेंगे हम असंतृप्त विलयन। ठीक है ना, ये देखिएगा ये हो गया आपका असंतृप्त विलयन। तो दो परिभाषाएं आपकी बनके तैयार हो गई, संतृप्त विलयन और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब उसमें और विलेय पदार्थ ना घोला जा सके, असंतृप्त का मतलब और उसमें विलेय पदार्थ घोला जा सकता है। ओके, चलिएगा अब आते हैं आगे। आपका विलयन और भी देखिएगा, एक आ गया यहां से, देखिए अति संतृप्त विलयन क्या है ये भी समझ लो यहां पर साथ के साथ, कि जब किसी विलायक में इसकी अधिकतम क्षमता से भी अधिक विलेय पदार्थ मिश्रित कर दिया जाए, अर्थात जब संतृप्त अवस्था से भी अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक में मिलाने से जो विलयन बनता है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब देखिएगा, गिलास लिया, गिलास में आपने चीनी डाली, घोल दिया, घुल रहा है तो वो असंतृप्त विलयन। और चीनी डाली, घुल गई। ठीक है, अब क्या हुआ, चीनी डाली हमने और वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया, ऊपर उसकी परत सी बनने लगी, अब नहीं घुल रही चीनी, तो वो संतृप्त विलयन। लेकिन अब उसमें भी मैं और डाल दूं, बिल्कुल और सूखा सा कर दूं, बिल्कुल चीनी सी बन जाए, तो उसको बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। यानी कि संतृप्त विलयन से में और सारा विलायक मिला दें, संतृप्त विलयन बन गया, और उसमें और विलायक डाल दें, तो अब क्या बनेगा, अति संतृप्त विलयन। ओके, चलिएगा अब यहां पर सीखो तनु विलयन क्या होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब किसी विलयन में विलेय की घुली मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, तनु विलयन। मतलब देखिएगा, जिसमें आप ऐसे समझे, ऊपर हमने पढ़े थे, अभी विलयन पढ़ा था, विलयन में क्या चीज है, यहां पर देखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा, तब आपको और अच्छे से समझ में आए। इसको मिटाओ, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर विलेय है और विलायक है, विलयन बन गया। तो ये जो विलयन है, विलयन, इसमें दो चीज मिल रही है, विलेय और विलायक। तो यहां पर एक चीज है आपका विलायक और एक चीज है विलेय। ठीक है, अब ध्यान से समझो, विलायक तो है अधिक, जैसे कि पानी, ठीक है, और यहां पे है चीनी, ये है कम, चीनी है कम, तो और पानी है, ये पानी, पानी है अधिक, चीनी है कम, तो इस प्रकार से जो विलयन बनेगा उसको बोलेंगे हम तनु विलयन। मतलब जिसमें विलायक की मात्रा अधिक हो और विलेय की मात्रा कम हो तो वो तनु विलयन। और ऐसे विलयन जिनमें विलायक की मात्रा कम, विलायक की मात्रा कम और विलेय की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि संतृप्त विलयन होते हैं, उस टाइप का, यानी गाढ़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं हम सांद्र विलयन, यानी कि
वो गाढ़ा हो गया, ठीक है, तो वो हो जाता है सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन और तनु विलयन समझ में आ गया, ठीक है। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत अधिक होती है, ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन, यानी कि इसको बोले तो गाढ़ा, ठीक है ना, गाढ़ा विलयन, ठीक है। सांद्र का मतलब गाढ़ा, गाढ़ा विलयन कहते हैं, यानी कि सांद्र विलयन कहते हैं। जब भी कभी भी लैब में देखोगे आप, तो लैब में आपका जब देखोगे तो दो चीज, जैसे लैब में क्या होता है, ऐसे करके वहां पर बकेट वगैरह रखी रहती है, यानी कि एक बोतल टाइप की यहाँ पर एक ऐसे, ठीक है, और ये है ऐसे रखी होगी, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी अम्ल भरा हुआ है, मान लीजिए H2SO4, ठीक है, तो उसके नीचे लिखा होगा DIL, ठीक है, या फिर आपका उस पर लिख रहा होगा CONC। इसका मतलब क्या है, देखिएगा, ये सांद्र का मतलब सांद्र विलयन होगा, तो उसका मतलब कंस लिखा होगा, CONC, ठीक है ना, कंसंट्रेट, ठीक है, तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब सांद्र विलयन है। तनु पर लिख रहा होगा डाइल्यूट, यानी दिल लिख रहा होगा, DIL, दिल लिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, मैं आपको लैब में दिखा दे रहा हूं इस तरीके के, ठीक है। सांद्र विलयन को मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक, यहां से मैं आपको लैब में सर्च करके भी दिखा दे रहा हूं। दिल सल्फ्यूरिक एसिड इन लैब, ठीक है। इसका देखिए फिगर दिखाता हूँ, चित्र दिखाता हूँ, दे देखिए ये, तो इस तरीके से आपको लिखा होगा, ये देखिएगा, ये बोतल आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर मैं आपको इसकी वेबसाइट पर विजिट करके दिखाता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, और पीछे लिखा हुआ है डिल। तो डिल का मतलब क्या है कि ये डाइल्यूट है, मतलब ये कैसा है, ये आपका डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब कि मैंने क्या बताया था, ये है आपका तनु विलयन, ये तनु अवस्था में होगा, यानी कि पतली अवस्था में होगा, ठीक है। एक पर CONC लिख रहा होगा, ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ है कंसंट्रेट, ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर, ये तो वीडियो चल गई, ठीक है, ये नहीं चलानी है हमको, ठीक है, ये किसी की वीडियो चल गई है, मतलब आप यहीं से समझ लीजिए, देखिए इस पर लिखा हुआ है CONC, तो मतलब दो ही चीज लिखी होंगी और हमेशा ये लिखी रहती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका कैसा है, डाइल्यूट कंसंट्रेट, यानी कि ये है आपका सांद्र विलयन। बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से, ठीक है। अब संतृप्त विलयन से आपको यहाँ पर देखिएगा, संतृप्त विलयन की एक और परिभाषा, ये देखिए, जब कोई विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा तक विलायक में घुला हुआ हो, तो अर्थात इस मात्रा के बाद विलायक में और अधिक विलेय पदार्थ घोलने की क्षमता ना हो, तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। जो भी आपको संतृप्त विलयन की परिभाषा अच्छी लगे, तीन परिभाषा हो गई हैं, कोई भी ले लीजिएगा, जो भी अच्छी लगे उसको लिख लीजिएगा, ओके। चलिए, अब आते हैं हम विलेयता। विलेयता क्या होती है, यहीं से देखिएगा, यहीं से बनेगी आपकी जो आपका संतृप्त विलयन था ना, उसी से बनती है परिभाषा। किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में आसानी से घुल सके, आसानी का मतलब क्या है, बहुत ही प्यार से हम उसमें घुल जाए, तो विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इस प्रकार अधिकतम विलेय पदार्थ के घुलने से बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। एक और परिभाषा, ये आप संतृप्त विलयन की जब परिभाषा लिखो तब लिखना है, वरना यहां तक, ये जो है आपकी देखिएगा, ये ये जो परिभाषा है विलेयता की परिभाषा, सिर्फ और सिर्फ यहां तक विलेयता कहलाती है, यानी कि किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में आसानी से घुल सके, आसानी से विलेय हो सके, उसको हम बोलते हैं विलेयता, ठीक है। यहां पर देखिएगा नीचे एक और परिभाषा लिखी हुई, निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलकर एक संतृप्त विलयन का निर्माण करती है, उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। विलेयता का मान विलेय तथा विलायक की प्रकृति, ताप, दाब पर निर्भर करती है। तो ये आपका नोट करके लिख लीजिएगा। इसको मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिएगा, ये परिभाषा हो गई, और इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पर,
पहले तो इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, और इसको हमारा एंट्री, और ये हो गया आपका NOTE, नो। ओके, ठीक। ये आपका नोट हो गया कि विलेयता का जो मान है, विलेय तथा विलायक की प्रकृति ताप दाब पर निर्भर। करिए विलेयता की और सिंपल परिभाषा देख लीजिएगा। किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। एक और विलेयता की परिभाषा देखिए, ये हमारे नोट्सों में है परिभाषा, इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट, इसलिए मैं इसको बार बार आपको बता रहा हूं। निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में आसानी से विलेय यानी कि घुल जाती है, वही उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो इससे ज्यादा सिंपल आपको कहीं पर मिली परिभाषा नहीं मिली। ये नोट्सों में हमारी परिभाषा पहले से ही सबसे इजी करके लिखी हुई है। तो निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में आसानी से विलेय यानी कि घुल जाती है, वही आपकी क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। अब आगे देखिएगा इंपोर्टेंट चीज, कि विलेयता को देखिए, ये भी इंपोर्टेंट है, याद से समझ लीजिएगा। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि ताप, ताप से क्या होती है, विलेयता प्रभावित हो जाती है। आपने देखो, दूध लिया है, दूध दूध है ठंडा, उसमें चीनी घोलोगे तो देर लगेगी, लेकिन जब दूध गर्म होता है तो चीनी उसमें आसानी से घुल जाती है। तो इसका मतलब ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि विलयन बनाने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी ताप बढ़ेगी तो विलेयता अपने आप बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा ताप होगा उसमें उतने ही विलेय पदार्थ ज्यादा घुलेगा, मतलब उसकी ज्यादा मात्रा घुलेगी, अर्थात उसकी विलेयता बढ़ेगी। नोट करके, यदि विलयन बनाने पर ऊष्मा का उत्सर्जन हो तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है। देख लीजिएगा, यदि ऊष्मा का अवशोषण होगा तो ताप बढ़ाने पर विलेयता भी बढ़ेगी। यदि विलयन बनाने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट का जो विलयन बनता है, तो उसमें जितना ज्यादा ताप बढ़ाएंगे उतना उसका क्या हो जाएगी, विलेयता घट जाएगी। ओके, नोट नंबर 2, ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता कम हो जाती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता कम हो जाती है, इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा याद। आगे देखिएगा, विलेयता आकार पर, यानी कि विलेय के छोटे छोटे कण जल्दी तथा बड़े कण देर से घुलते हैं। यानी कि बड़े आकार के कणों की विलेयता कम, छोटे आकार के कणों की विलेयता ज्यादा होती है। अर्थात जितने ज्यादा कण छोटा होगा वो उतना ही जल्दी आसानी से घुल जाएगा, और जितना ज्यादा बड़ा आकार होगा उतनी ही देर लगाएगा घुलने में। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ है जिसका आकार बहुत ज्यादा छोटा है, जैसे कि चीनी और बूरा जानते हैं, चीनी जल में घोलेंगे देर लगाएगी, लेकिन बूरा जल्दी से घुल जाएगा। तो मतलब यह है, जिसका जितना ज्यादा बड़ा आकार होगा वो उतनी ही देर लगाएगा घुलने में। ठीक है, तो विलेय पदार्थ का आकार भी प्रभावित करता है विलेयता पर। ठीक है, सम आयनों का प्रभाव, सम आयनों की उपस्थिति में विलेयता कम हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बात समझ में आ गई, सम आयनों की उपस्थिति में विलेयता कम हो जाती है, बात खत्म। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहां पर देखिए, ये विलेय के कुछ गुण हैं, इनको याद कर लीजिएगा। जैसे कि विलेय पदार्थ हमने पहले पढ़ाया था, इनके गुण विलायक के गुण हो जाते हैं। यानी कि विलेय पदार्थ क्या है, देखिएगा, विलायक है, विलायक में पहले से ही दो चीज मिल रही हैं, एक तो विलेय और एक विलायक। तो अब मान लीजिए, जैसे कि हमने क्या करा, शरबत बनाया। अब शरबत में क्या है, यहां पर मैंने विलायक तो पानी लिया, और विलेय में मैंने क्या करा, एक तो नींबू मिलाया है और एक मैंने चीनी मिलाई है। तो अब जब नींबू और चीनी पानी में मिला देंगे तो पानी खट्टा भी हो जाएगा, पानी मीठा भी हो जाएगा, खट्टा मीठा बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो विलेय का जो गुण होगा वही विलायक में चला जाएगा। यानी कि विलेय के जो गुण हैं
वो विलायक में घुल जाते हैं, अर्थात विलायक में मिल जाते हैं। इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। अब उसमें आप नींबू नींबू देखोगे पानी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन पानी का, इनका नींबू का अपना अस्तित्व चीनी का खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो शरबत बन जाएगा। तो इस तरह से ये देखिएगा, ये आपका 3-4 गुण हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ऐसे ही ये विलायक के गुण हैं, इनको याद कर लीजिएगा, कोई भी 4 गुण याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही ये विलयन के गुण हैं, क्योंकि इनमें विलेय और विलायक दोनों के गुण पाए जाते हैं। विलायक जो होगा, चीनी और उसमें नींबू मिला दिया शरबत में, तो खट्टा भी दिखाई देगा, थोड़ा मीठा भी महसूस होगा। ठीक है, विलयन का अपना अस्तित्व होता है, जो विलेय और विलायक के ऊपर होता है, यानी कि विलेय और विलायक पर निर्भर करता है। विलयन प्राथमिकता दर्शाता है। विलयन जो होगा वो अपनी प्राथमिकता दिखाएगा। इन्हें अलग करने के लिए विलेय और विलायक को छांटना होता है। इसको कुछ भौतिक विधि से, जैसे कि हमने क्या करा, दूध में थोड़ी दही डाल दी, तो वो क्या बन जाएगा। अब उससे तो दूध को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन जब पानी में हम नमक को घोल देते हैं तो नमक को अलग गर्म करके अलग करा जा सकता है। तो इसलिए ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ गुण हैं, इनको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं, देखिएगा यहां पर मैं एक और यहां पर मैं ऐड करता हूं, कुछ चीज है, ये देखिएगा, विलयन के प्रकार। इस चीज को ध्यान से समझेंगे। यहां पर देखिएगा क्या है विलयन के प्रकार में। कुछ होते हैं गैसीय विलयन, कुछ होते हैं द्रव विलयन, कुछ होते हैं ठोस विलयन। तो गैसीय विलयन वो जिनमें विलायक, देखिएगा विलायक गैस है, विलायक गैस है, वो सभी ये क्या है, आपके गैसीय विलयन हैं। और वे विलयन जिनमें विलायक कैसा होगा, द्रव होगा, ये देखिएगा, ये यहां तक क्या है, जिनमें विलायक कैसा है, द्रव है, वो द्रव विलयन कहलाएंगे। और जिनमें विलायक ठोस है, वो ठोस विलयन कहलाएंगे। चाहे विलेय कोई भी हो, विलेय से कोई मतलब नहीं है। अब विलेय मान लीजिए, ये गैसीय विलयन है जिसमें विलायक तो गैस है, मान लीजिए इसमें विलेय पदार्थ गैस है, तो इसको बोलेंगे गैस गैस विलयन। जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का विलयन, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, गैस गैसीय विलयन कहलाएगा। द्रव गैस विलयन कैसा होगा, जैसे कि क्लोरोफॉर्म द्रव अवस्था में है, इसमें नाइट्रोजन मिला दें तो वो क्या बन जाएगा, आपका द्रव गैस विलयन बन जाएगा। ठोस और गैस विलयन, जैसे कि कपूर ठोस होता है, उसको नाइट्रोजन गैस में मिला दें तो वो क्या बन जाएगा, ठोस और गैस विलयन बन जाएगा। अब आ जाते हैं द्रव विलयन, जैसे कि जिसमें विलायक तो द्रव है लेकिन विलेय पदार्थ गैस है। तो इसमें जैसे कि जल में हुई घुली हुई ऑक्सीजन, तो वो क्या बन जाएगा, गैस द्रव विलयन। अब द्रव द्रव विलयन, मतलब जल में घुला हुआ एथेनॉल, एथिल एल्कोहल, ठीक है, उसमें घोल दें तो द्रव द्रव विलयन। ठीक है, दारू में, शराब में जब हम जल मिला देते हैं। ठोस द्रव विलयन, जैसे कि द्रव में मैं कोई ठोस मिला दूं, जल में ग्लूकोज घोल दूं, चीनी घोल दूं, चीनी ठोस होती है, ग्लूकोज ठोस होता है, तो वो क्या बन जाएगा, ठोस द्रव विलयन। अब आ जाते हैं आगे, ठोस विलयन कौन से हैं, जिनमें विलायक ठोस होता है, जैसे कि आपका पैलेडियम में हाइड्रोजन को मिला दें तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पैलेडियम में घुल घुल जाता है, तो ये गैस ठोस विलयन होगा। ठोस द्रव विलयन, जैसे कि पारे को सोडियम में मिलाकर उसका अमलगम बना दिया जाए, जैसे कि ठोस ठोस विलयन, जैसे कि मिश्र धातु होती हैं, तांबे और सोने का विलयन, मिश्र धातु है, सोना चांदी जो बनते हैं वो मिश्र धातुओं से बनाते, पीतल जो बनती है मिश्र धातु होती है, तो ठोस ठोस विलयन। तो ये सभी उदाहरण हो गए। अब आगे कल जो कराया जाएगा, बहुत ही शानदार टॉपिक कराया जाएगा आपका, सांद्रता ग्राम प्रति विलयन, ठीक है, मोलरता मोललता, इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, तो वो कराएंगे कल। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।